अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टडी करना भी इजी भी बहुत है, आपको समझ भी इंशाल्लाह आ जाएगी। और ये आगे अगर आप आगे ऑप्ट करना चाहें केमिस्ट्री तो उसके लिहाज से भी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बेटा ये है कि सबसे पहले आपकी बुक पे जो है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के लिहाज से ये मैंने वहाँ से पिक्चर भी ली हुई है। इसमें देख लें पहले, लेट सपोज जी HA हमारे पास जो है वो कोई एसिड है। ठीक है, तो बेटा जब हम एसिड को, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ की जब बात होती है ना, इसका मतलब ये है कि एसिड्स या बेसिस जो हैं वो कितने वीक हैं या कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इनका हर एसिड, जैसे अब हम कह सकते हैं कि जी एसिड है तो फ़लाँ एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जो दूसरा है वो वीक है, तो इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं या फिर क्यों कहते हैं कि ये एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जो है ये देख लें, हमारे पास यहाँ पर HA हमारे पास कोई भी एसिड है। ठीक है, और हमने उसको जो है वो डिज़ोल्व करवा लिया है वाटर में। ठीक है, वाटर यानी एक्वस सॉल्वेंट में, प्रोटिक सॉल्वेंट में। अच्छा, जब हमने उसको डिज़ोल्व करवाया तो हमारे पास H2O पॉजिटिव बना है, दैट इज़ हाइड्रोनियम आइन, और A नेगेटिव बना है, दैट इज़ हमारे पास जो है ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना बेटा, ये आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, आई थिंक 11 चैप्टर में था, तो वहाँ से ये जो है आपको याद भी होगा, क्लियर भी होगा। तो बल्कि इसके अलावा आपने वहाँ 8 चैप्टर में भी पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चैप्टर में। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको शायद याद आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है? वो H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो एसिड यानी HA और वाटर है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है। इसको जो है मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें बेटा, हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप देख रहे होंगे। ये सबसे पहले जो है हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर यहाँ से आप जो है वो वाटर को ले गए हैं के की साइड पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास KH2 और बाकी वैसे का वैसे हो गया। ठीक है, आपको ये सिंपल मैथ है, आपको आती है। अब ये जो हमारे पास ये जो है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, बेटा इसको हम एक नए कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, दैट इज़ KA। देखें K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जो वाटर है क्योंकि हमने एक्सेस में लिया हुआ है इसलिए उसकी कंसंट्रेशन भी क्या है? कांस्टेंट है। तो आप इन दोनों कांस्टेंट्स के बजाय एक सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं, दैट इज़ KA। ठीक हो गया, तो KA क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब बेटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ये मेजर है एसिड के वीक होने का या फिर स्ट्रॉन्ग होने का। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, कि एसिड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा वो डिपेंड करेगा इस KA की वैल्यू पे। अगर तो आपके पास KA की वैल्यू ज़्यादा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, तो फिर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर आपके पास KA की वैल्यू कम है तो फिर एसिड जो है वो वीक होगा। क्लियर होगी ये बात? इसको मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि KA की वैल्यू बेटा कब ज़्यादा होगी? जब ये जो H3O पॉजिटिव है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना एसिड आसानी से प्रोटॉन दे देता है उतनी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वाटर में। क्लियर हो गया? अब जब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब KA की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो अब आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात कि KA अगर ज़्यादा है तो वो कब ज़्यादा होगा? जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर एक बात जो है पीछे, सॉरी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस में अभी तक यहाँ तक ये आपके पास हो गया है। ठीक है, कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो बेटा यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू ऑफ K फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द टू एसिड्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने बता दिया कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए ही है। अगर दो एसिड्स हैं उनमें से जिसकी KA की वैल्यू ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी KA की वैल्यू कम है वो ओके बेटा, ये आपके पास हो गया है KA और pKa के बारे में, KA ऑफ एसिड
और के ऑफ कॉन्जुगेट बेस के बारे में, ठीक है, कि एसिड जो है उसकी के जितनी स्ट्रांग होगी यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो एसिड आपके पास स्ट्रांग होगा और उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, और अगर के की वैल्यू कम है तो फिर एसिड स्ट्रेंथ जो है वो कम है, लो वीक एसिड है, और उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो उतनी स्ट्रांग है। नेक्स्ट आपके पास बेटा पी के ए है, ठीक है। पी के ए आपके पास क्या है, जो पी का वर्ड है दैट इज़ फॉर नेगेटिव लॉग ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ 10 फॉर के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये P इंटू इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10। तो बेटा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी के की वैल्यू हाई होगी और उसकी पी के की वैल्यू उतनी ही कम होगी, बिकॉज ये नेगेटिव लॉग है ना, माइनस है, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग है, इस वजह से पी के की वैल्यू कम होगी, और जो आपके पास वीक एसिड है उसकी के की वैल्यू कम होगी, पी के की वैल्यू जो है वो रिलेटिवली हाई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सॉरी माय मिस्टेक, इसके बाद हमारे पास है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और अमोनिया के बारे में है। बेटा जो अपेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोनिक एसिड इज़ डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट इन विच एसिड इज़ डिसॉल्व्ड। जो हमारे पास सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर आप वाटर का सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर के अंदर जो है वो आपके पास HCl की जो है वो HCl क्या होगा, वाटर के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन वो दे देगा, ठीक है, वाटर जो है वो H2O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप HCl डिज़ोल्व इन वाटर के अंदर अमोनिया डिज़ोल्व कर देंगे तो अमोनिया वो प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोनियम आयन से ले लेगा, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन से जब वो ले लेगा तो फिर वो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो H2O पॉजिटिव था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया इज़ मोर बेसिक दैन वाटर, ठीक है। तो अगर आप जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देंगे तो फिर जो है जो के ए वैल्यू है उस एसिड की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। एसिड क्या है, जितना आसानी से जितना जल्दी वो H पॉजिटिव आयन दे देगा उतने ही हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो वाटर की निस्बत जो HCl इन वाटर है ये अमोनिया को ज़्यादा रिलेटिवली आसानी से जो है वो प्रोटॉन देता है, तो दैट इज़ वाई अमोनिया के सोल्यूशन में HCl जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में और इजाफा हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास यही चीज़ उन्होंने हाइड्रोक्सिल आयन के लिए भी कही हुई है कि हाइड्रोक्सिल आयन विल एक्ट एज मोर बेसिक। उसके बाद हमारे पास हाँ जी, नेक्स्ट ये बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमें अगर बेटा 3 या 4 किस्म के स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको दे दिए जाएं, ठीक है, और वाटर में उन्हें डिज़ोल्व करने को कहा जाए, तो बेटा वाटर में अगर आप डिज़ोल्व करेंगे तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ है तकरीबन सेम आएगी, ठीक है। तकरीबन सेम क्यों आएगी अब वाटर जो है ये क्या करेगा, वाटर में आपको पता है जैसे ही कोई एसिड आता है तो वो उसमें से प्रोटॉन ले लेता है और हाइड्रोनियम आयन HCO पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यही काम वो HClO4 के लिए भी करेगा, यही काम वो H2SO4 या HNO3 के लिए भी करेगा। इसका मतलब वाटर के अंदर जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जाएगा रिलेटिवली उन सब का जो प्रोडक्ट है वो H2O पॉजिटिव ही होगा और उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ उतनी ही होगी जितनी H2O पॉजिटिव की है। इसीलिए वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट या लेवल कहते हैं और इस इफ़ेक्ट को लेवलिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं, ठीक हो गया। जबकि अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लें जहाँ पर जो हमारे पास जो कि एसिड्स जो भी हम डालें उनकी स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। द सॉल्वेंट विच कैन अरेंज द या विच कैन डिफरेंशिएट द added like acids or bases on the basis of their relative strengths and वीकनेस, ठीक है। तो उसके बेस पे जो अरेंज हो सके उन्हें हम जो है वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड हम ले सकते हैं, एसिटिक एसिड को अगर लेंगे वाटर की जगह तो एसिटिक एसिड जो है वो HClO4 में से जो है वो प्रोटॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा और HNO3 में से कम करेगा, ठीक है। तो उसकी रीज़न यही है, HClO4 इज़ हाईएस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्योंकि आयंस की कंडक्शन पर डिपेंड करती है, तो इसका मतलब HClO4 जितना ज़्यादा एसिडिक है उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और उतनी ही इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज़्यादा होगी। इन सेम इज़ द अदरवाइज केस या वाइस वर्सा केस फॉर HNO3, ठीक हो गया। ये इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा।
अच्छा, उसके बाद उन्होंने बेसिस की बात की है। बेसिस में ऐसे ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम आयन अलहदा हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको जो है जैसे NH2 दे देते हैं, ठीक है, अब सोडियम अमाइड जो है ना, NaNH2 सोडियम अमाइड जो है, ठीक है, अगर आप ये देते हैं तो सोडियम अमाइड फ़ौरन से वाटर में जाके Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में हो जाएगा। NH2 विल हैप्पीली एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर NH2 जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी वाटर में से, एंड अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड आयन और NH3 में, ठीक है। तो वाटर का एसिड्स के लिए या बेसिस के लिए ये लेवलिंग इफेक्ट होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो ये यानी कि अगर डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स थोड़ा बहुत जो है वो एक थोड़े से ज़्यादा एक एसिड स्ट्रॉन्ग है और एक थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, तो उनको डालेंगे तो ये वाटर जो है कभी भी आपको उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बता सकेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। नाम ही उसका डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि वो डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये मैंने आपको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बट आपके पास लिखा भी हुआ है, ये मैंने बता दिया है। लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या है और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या है। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जो है वो वेरियस एसिड्स या बेसिस को जो है वो वेरियस जो है वो कैटेगरीज़ में या डिग्रीज़ में डिवाइड करता है, डिज़ोल्व करवाता है, इसीलिए उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स जो हैं वो हमें पता चल जाती हैं कि एसिड है तो कितना अच्छा एसिड है, बेस है तो कितना अच्छा बेस है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हैं। एसिड्स की और बेसिस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली बेटा 3 जो है वो रिएक्शंस हैं जिन पर ये एसिड्स और बेसिस जो है वो मतलब बेस और एसिड मिल के 3 बेसिक रिएक्शंस शो करते होते हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है जहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही होती है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ठीक है। पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। एसिड और बेस कंबाइन होते हैं और मिल के बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, ठीक हो गया। अब सॉल्ट जब ये बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें बेटा ये HCl देख लें, दैट इज़ एक्टिंग एज एन एसिड, एंड बेस इज़ हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। द रिजल्ट इज़ सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे होता ये है बेटा कि HCl जो है पहले ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होता है अपने आइंस में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कन्वर्ट होता है सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ आइंस जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। सोडियम जो है ये एक्सचेंज हो रहा है किससे, हाइड्रोनियम प्रोटॉन से, ठीक है, और जो क्लोराइड है ये हाइड्रोक्साइड से। तो अब रिजल्टेंटली आपके पास जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलके क्या बना देगी, वाटर, और जो सोडियम और क्लोराइड आयन है ये मिलके क्या बना देंगे, NaCl, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल दे दी हुई है उन्होंने, MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा ये हमारे पास इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिसोसिएट नहीं होता। HCl जब आप इसमें डालेंगे तो फिर ये प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, H पॉजिटिव के साथ। तो H पॉजिटिव के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये H पॉजिटिव इसके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देंगे, और ये जो Mg2 पॉजिटिव अलहदा हुआ है ये इस HCl की जो क्लोराइड आइंस हैं उनके साथ रिएक्ट करके MgCl2 बना देगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बेटा एक्सचेंज हुए हैं आइंस, ठीक है, या एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स हैं, इस वजह से हम इन्हें एक्सचेंज रिएक्शंस या मेटाथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास मेटाथेसिस रिएक्शंस हैं, एक्सचेंज ऑफ आइंस होते हैं दो कंपाउंड्स में। ये जनरल इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, दो आइंस हैं, बल्कि इन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज आपके पास रिएक्शंस क्या हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, ठीक है, आइंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं। फिर हमारे पास वो एसिड बेस्ड रिएक्शंस हैं जहाँ गैस फॉर्मेशन भी हो रही है। गैस फॉर्मेशन जब होगी तो फिर हमारे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सोडियम कार्बोनेट की। बेटा सोडियम कार्बोनेट को जब आप HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे, है ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही, क्योंकि सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, बट विद एडिशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व हो रही है। यहाँ पे देख लें कार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन मिलके पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक हो गया। ये वो रिएक्शंस हैं जहाँ पर गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। इसी तरह अगर Na2S यूज़ करेंगे तो फिर हाइड्रोजन के साथ मिलके ये H2S यानी हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की गैस रिलीज़ होगी, ठीक हो गया। ये यहाँ पर बात है, इन्हें भी मेटाथेसिस रिएक्शंस कह सकते हैं या एक्सचेंज रिएक्शंस कह सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़ लिए, क्योंकि एसिड्स और बेसिस सिर्फ हाइड्रोजन आयन से ही डिफाइन नहीं हो सकते, बल्कि लुईस एसिड आपको पता है प्रोटॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट
एक्सेप्टर है और जो लुईस बेसिस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं और जो डोनर हैं या लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। यहाँ सिल्वर आयन है, ये जो अमोनिया है इसमें से लोन पेयर जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, डाई अमाइन सिल्वर आपके पास जो है वो बन जाता है। ठीक है, ये इसका बेटा स्ट्रक्चर है। हमारे पास दोनों तरफ जो है वो अमोनिया लगी हुई है, अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर देती है और ये आपके पास जो है वो सिल्वर जो है यहाँ पर ले लेता है। ठीक हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर बेटा दो चीज़ें हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेटा फॉर्मेशन कांस्टेंट ये है कि आपके पास कोई चीज़ कितनी ही आसानी से बन रही है और स्टेबल है, जितना फॉर्मेशन कांस्टेंट KF ज़्यादा होता है उतना आपके पास स्टेबल आपका कंपाउंड स्टेबल है, और जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है उतना ही आपका कंपाउंड अनस्टेबल है। ठीक है, तो अगर आपका कंपाउंड स्टेबल है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। जैसे कि हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है इसमें KF की वैल्यू 1.7 × 10⁻⁷ है, बहुत हाई है। ठीक है, इसका मतलब जो ये कंपाउंड बना है डाई अमाइन सिल्वर, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही कम होगा। तो KD और KF डिसोसिएशन कांस्टेंट और जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है ये हमेशा एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर KF किसी कंपाउंड का ज़्यादा है तो मतलब वो स्टेबल है और उसका KD उतना ही कम है। ओके, ये आप कर लीजिएगा। एप्लीकेशंस हैं, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।